नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार सौरभ चाणक्य एजुकेशन पॉइंट में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी बीपीएससी 3 का जो कि परीक्षा चल रहा है और उसमें अपने कक्षा से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिला, जैसा कि आप लोगों ने बताया, और क्वेश्चन पेपर भी मैंने ग्रुप में शेयर किया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मेरे आंकड़े के अनुसार अगर यदि मैथ, रीजनिंग जो मैंने पढ़ाया है, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स जीके को अगर यदि मिला दिया जाए तो 87% लगभग प्रश्न जो कि अपने क्लास से डायरेक्ट आए हैं। आप लोगों ने देखा भी, मैंने प्रश्न को शेयर कर दिया था। तो मित्रों, कहने का ये मतलब है कि आपको जो कंटेंट हम पढ़ाते हैं उसका रिवीजन करिए, और जो वीडियो बना के हम अपलोड करते हैं उसको बार बार 1 से 2 बार चला के देखिए, आपको खुद ही सारा चीज जो कि याद हो जाएगा। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने डाला था कि भारत में, बिहार में प्रमुख खाद्य अन्न उत्पादन करने वाले जो जिले हैं उनसे संबंधित वीडियो मैंने डाला था, और वह अभी जो कि कल या परसों के परीक्षा में जो कि आ भी गया। तो आप लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो कि प्रश्न आते रहता है परीक्षा में, तो बस आप लोग केवल रिवीजन रखिए। एग्जाम कैसे पास करना है वह आप छोड़ दीजिए, ठीक है। कंटेंट से भरा हुआ क्लास, और हम जो भी पढ़ाते हैं वह एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, आयस भया न कोय, 5 अक्षर एनसीईआरटी का जो पढ़े सो आईएएस होए, ठीक है। तो आइए आज अपनी कक्षा जो कि प्रारंभ करते हैं, और हमारे पास 10 अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें करंट अफेयर्स भी है, इतिहास भी है, कुछ स्टैटिक्स भी है, और इस 10 प्रश्नों के माध्यम से हम आपको लगभग 100 प्रश्न करवाएंगे, और यह सीरीज चलता रहेगा। तो आप लोग भी इसको रिवीजन करते रहना और जो कि आगे बढ़ते रहना, ठीक है। अच्छा, वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। सबका साथ सबका विकास। आइए प्रारंभ करते हैं, और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि चावल के उत्पादन में वर्तमान में जो प्रथम देश है वह है चीन। वह कौन सा है? चीन। याद रखिएगा, यह है चीन जो है ना, ये चावल, चाय, ठीक है, तंबाकू, कोयला, ठीक है ना। तो ये सब उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा है? चीन है। अगर यदि हम बात करें अमेरिका का, तो आप याद रखिएगा प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अमेरिका का जो कि विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है, याद रखिए। भारत की बात मैं करूं तो आप कहना कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। वहीं इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अभी हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण जारी हुआ, उसमें जो कि बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्राजील, तो आपको पता है कि कॉफी के उत्पादन में, ठीक है, कॉफी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है? ब्राजील। अच्छा, सेंटोस, आपने नाम सुना होगा, सेंटोस को कॉफी बंदरगाह कहते हैं। कॉफी बंदरगाह इसको कहा जाता है। तो यह बात भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा कि सेंटोस को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। बात करें, आपसे यह भी प्रश्न पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप कहिएगा फिलीपींस मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। वहीं आपसे पूछे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आप बताना कटक, उड़ीसा में, ठीक है। आगे आइए, आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास अगला प्रश्न है कि कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा, तो आप बताना कि कनाडा की राजधानी जो है यह ओटावा है। और आपको पता है कि सबसे बड़ा तटीय सीमा
तटीय सीमा कनाडा का है। सबसे बड़ा तटीय सीमा किस देश का है? कनाडा है। तट से सबसे ज़्यादा सीमा कनाडा का लगता है। आगे देखते हैं एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम ये नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी है। बेरूत लेबनान की राजधानी है। लेबनान की राजधानी है। हनोई वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी है। कहाँ पे? हनोई। यह भी याद रखिएगा। अच्छा, वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी बदल गई जाकर्ता से और यह हो गया है नूसंतारा। नूसंतारा यह इंडोनेशिया की राजधानी हो गई है। अच्छा, आपसे पूछेगा भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। थिम्पू, ठीक है। अच्छा, वहीं आपसे पूछे अमेरिका की राजधानी, अमेरिका की राजधानी तो आप बताइएगा वाशिंगटन। आगे हमारा प्रश्न है कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ? यह कह रहा है डेजर्ट साइक्लोन। तो यह जो युद्धाभ्यास हुआ है भारत और यूएई के बीच में, ये हुआ है भारत और यूएई के बीच में। अगर बात करें यूएई की तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। अबू धाबी है। अबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। क्या मुद्रा है? दिरहम। यह भी याद रखिएगा। अच्छा, एक होता है डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में। वहीं बात करें एक होता है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति यह होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा होता है? मित्र शक्ति। अच्छा, वहीं आप लोग याद रखें बोंगो सागर। बोंगो सागर यह होता है बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश और भारत के बीच में, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। एक होता है वरुण। वरुण, वरुण युद्धाभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको एक दो बार चला के देखिएगा, आपको निश्चित ही याद हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, आगे चलते हैं। आइए, हमारा अगला प्रश्न है कि पीएम विश्वकर्मा योजना कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ है 17 सितंबर 2023 को। ये कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये याद रखिएगा, यह नई दिल्ली से प्रारंभ हुआ। अच्छा, यह योजना क्या है? तो इस योजना में 30 लाख परिवारों को बिना 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 किसी गारंटी के जो है कि न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। अच्छा, बजट में इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसमें 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। तो इतनी बातें यहाँ से आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। मित्रों, हमारा अगला है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका शुरुआत पूछे कब से हुआ? तो आप बताइएगा 13 फरवरी 2024 को हुआ। किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। अच्छा, जो है कि इसमें आप बताना कि क्या होगा। इसको जो है ना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, छतों पर लगभग जो कि 1 करोड़ जो कि सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिससे कि मुफ्त बिजली प्राप्त हो सकेगी, ठीक है। अगला हमारा देखते हैं, अगला हमारा है पीएम जनमन योजना। पूछे इसका शुभारंभ कब हुआ? तो आप बताइएगा 15 नवंबर 2023
23 और ये कहाँ से प्रारंभ होता है? झारखंड से, और यह आदिवासी से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? आदिवासियों से संबंधित है। तो अगला कौन सा है? अग्निपथ योजना। पूछे इसका शुरुआत कब हुआ? तो आप बताइएगा कि इसकी शुरुआत 14 जून 2022 ईस्वी को हुआ। इसमें क्या होगा? 10वीं 12वीं पास जो कि 17.5 वर्ष से 21 से 23 वर्ष के युवाओं को 4 वर्ष की जो है कि तीनों सेनाओं में नौकरी दी जाएगी, जिसमें 11.71 लाख का यह पैकेज होने वाला है। तो यह आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला प्रश्न है वह है कि IB साथी पहल किस बैंक ने प्रारंभ किया है? तो आप बताना, यह प्रारंभ किया है IB साथी पहल इंडियन बैंक ने शुरुआत किया है। इंडियन बैंक ने यह जो कि शुरुआत किया है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि बताइए भैया कि इंडिया का फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, फर्स्ट इंडिया ट्रांजिट कार्ड, फर्स्ट इंडिया ट्रांजिट कार्ड यह किस बैंक ने शुरुआत किया है? तो आप बताना, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रारंभ किया है। बात करें RBI का तो इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना का बात किया जाए तो 1934 के अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ। इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय आपसे पूछ ले तो आप बताइएगा कहाँ पे है? बम्बई। पहले बम्बई हुआ करता था, अब मुंबई हो गया। ठीक है, तो इतना बातें आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्या है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है यह बात। आप लोग केवल इसका जो कि रिवीजन रखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। आपसे पूछेगा कि यह प्रवाह पोर्टल किसने जारी किया है? तो आप बताइएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान इसके गवर्नर कौन है 25वें? तो आप लोग बताइएगा श्री शक्तिकांत दास, श्री शक्तिकांत दास जी वर्तमान में RBI के क्या है भैया? गवर्नर हैं। और RBI जो है यह क्या होता है? यह केंद्रीय बैंक है। यह कैसा बैंक है? केंद्रीय बैंक है। यह सरकार का बैंकर है, यह सरकार का बैंकर है, यह बैंकों का बैंक है। यहाँ पर किसी भी ग्राहक का खाता नहीं खोला जाता है। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आपसे पूछा सुस्वागतम पोर्टल यह किसने जारी किया है? तो आप कहिएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। बात करूं संविधान का जो अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के स्थापना का प्रावधान किया गया है। अच्छा, वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप लोग बताइएगा DY चंद्रचूड़ जी वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। यह बात याद रखिएगा। अच्छा, एक है युवा संगम पोर्टल। आपसे पूछे युवा संगम पोर्टल किसने जारी किया है? तो आप लोग कहिएगा यह जारी किया है शिक्षा मंत्रालय ने। किसने जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय ने यह जारी किया है, यह याद रखिएगा। अच्छा, चैंपियंस 2.0 तो यह जारी किया है MSME मंत्री नारायण राणे जी ने यह शुरुआत किया है। तो इतना यह जो है कि आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्या है। हमारा अगला प्रश्न है मित्रों कि हाल ही में राष्ट्रपति जी ने प्रेसिडेंट कलर्स से किस जहाज को जो है कि सम्मानित किया है? तो आप लोग बताइएगा। ये जहाज का नाम है INS द्रोणाचार्य। INS द्रोणाचार्य को हाल ही में राष्ट्रपति जी ने जो कि प्रेसिडेंट कलर से नवाजा है। इसमें INS क्या है? तो इसका मतलब हुआ इंडियन नेवी शिप। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न और क्या आगे। हमारा अगला प्रश्न है मित्रों कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह रायगढ़ में थी। ये कहाँ पे थी? रायगढ़। ठीक है, आगे बात करें अगर यदि शिवाजी का
तो शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनके जन्म का बात करूं तो इनका जन्म 1627 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? शिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र में। शिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र में शिवाजी का जन्म होता है। इनके पिताजी का अगर यदि बात करूं तो इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था। आपसे पूछे कि इनकी माताजी का नाम क्या था तो आप बताना जीजाबाई। जीजाबाई। अच्छा, शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किनका रहा? उनकी माताजी का सर्वाधिक प्रभाव रहा। वह अपने माताजी के आदर्शों को लेकर के चले। अच्छा आगे अगर यदि बात करें तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था तो आप लोग बताना कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था वह हुआ था कितना? 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और यहीं पर इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? छत्रपति की उपाधि धारण कर ली। तो इतना बात जो है कि आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना किया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो आपको पता है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। यहाँ पे m क्या है भैया? तो ये मास है, मास बोलते हैं द्रव्यमान को। और v क्या है? तो v वेलोसिटी है और वेलोसिटी बोलते हैं वेग को। किसको बोलते हैं? वेग को। तो कह रहा है कि बताइए कि अगर वस्तु का द्रव्यमान दोगुना किया जाए तो द्रव्यमान से इसका तो सीधा संबंध है। अगर वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करेंगे तो उसका जो है कि गतिज ऊर्जा भी कितना हो जाएगा बताइए? दोगुना हो जाएगा। उसका गतिज ऊर्जा दोगुना। लेकिन अगर यदि उसका वेग को दोगुना करेंगे, देखिए वेग को अगर दोगुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। वेग 4 गुना हो जाएगा। वहीं अगर आपसे कभी कभी पूछता है कि अगर यदि वेग को आधा करें तो उसका जो कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा तो इसका देखिए क्या हो जाएगा? 1/4 मतलब 1/4 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि गतिज ऊर्जा। ठीक है, आगे चलते हैं। मित्रों आपको मैं बता दूं कि हमारे सभी कोर्स पर जो है कि अभी 50% का छूट दिया जा रहा है। तो जो भी आस पड़ोस में बच्चे हों जिनके पास शिक्षा अभी तक नहीं जो कि वो पहुंच पाया है तो वह जो कि उनको आप बता दें। ठीक है ना। और साथ ही साथ दोस्तों के साथ में यह वीडियो भी शेयर कर दें क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी को जो है कि शिक्षा मिल सके और हर किसान का बेटा जो है कि आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में। आगे देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, या किसी ना किसी परीक्षा में टपकने वाला है। फिर हम कह रहा है 2 फरवरी को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम 2024 में क्या था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। इसका थीम था मित्रों कि वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, यह याद रखिएगा। यह 2024 में इसका क्या है? थीम है। ठीक है। अच्छा, आर्द्र भूमि के जो है कि संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में समझौता हुआ था, यह भी याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, 4 फरवरी को क्या मनाते हैं भैया? 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। और आप लोग हमें ये बताना कि इसका थीम 2024 में क्या था। यह मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं, मैंने आपको कक्षा में बताया है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि कैंसर दिवस 2024 का थीम क्या था। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रामसर सम्मेलन। ठीक है, रामसर सम्मेलन। सबसे पहले मैं बता दूं कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो भी गीली भूमि होती है ना, जैसे कि आप किसी तालाब को ले लीजिए, आप किसी जो है कि झील को ले लीजिए, नदी का कुछ दूरी तक जो कि आप ले लीजिए, नाला का किनारा जहां पर भी गीली भूमि रहती है, इन सभी को आर्द्र भूमि कहते हैं। और इनके संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में, यह जो रामसर है ना, सबसे पहले तो यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है ईरान, और ईरान की राजधानी है तेहरान। यह बात भी आप लोग याद रखिएगा।
तो यह ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। तो यह सम्मेलन कब हुआ आपसे पूछता है, तो आप लोग बताना कि यह 1971 में हुआ। 1971 ईस्वी में यह क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। और यह प्रभावी कब हुआ, यह आपसे पूछे कि यह प्रभावी कब हुआ, तो आप लोग बताना कि यह 1975 ईस्वी में प्रभावी हुआ, अर्थात यह क्या हुआ, लागू हो गया। ठीक है ना। आगे, वर्तमान में विश्व में लगभग 2500 से अधिक जो कि आर्द्रभूमियां हैं। अच्छा, सर्वाधिक आर्द्रभूमि किसके पास है, सर्वाधिक आर्द्रभूमि किसके पास में है, तो आप लोग बताना कि सर्वाधिक आर्द्रभूमि है ब्रिटेन इंग्लैंड के पास। ब्रिटेन इंग्लैंड के पास सर्वाधिक आर्द्रभूमि है। अच्छा, विश्व का पहला आर्द्रभूमि कौन सा था, विश्व का पहला आर्द्रभूमि कौन था, विश्व का पहला आर्द्रभूमि कौन था जो रामसर सूची में शामिल हुआ, तो आप लोग कहिएगा कोबोर्ग प्रायद्वीप। कोबोर्ग प्रायद्वीप ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। ये कहाँ पे पड़ता है मित्रों, ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। परीक्षा में कई बार पूछा गया। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है, भारत में वर्तमान में 75 से अधिक आर्द्रभूमि है। और भारत का जो 75वां आर्द्रभूमि था वो था सालबुग आर्द्रभूमि। और ये कहाँ पड़ता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि पूछ ले कौन सा है, तो आप लोग कहिएगा सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे भैया, पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे छोटा पूछे तो आप लोग कहिएगा रेणुका आर्द्रभूमि। और ये कहाँ पर है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, रेणुका आर्द्रभूमि। पूछे भारत का जो कि कृत्रिम आर्द्रभूमि कौन सा है, कहिएगा हरिके बैराज। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इतना चीजें याद रखिएगा। और यह सम्मेलन जो हुआ था ना, ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। आगे आइए, आगे देखते हैं और हमारा क्या है। हमारा मित्रों प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी का जान किसने बचाया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बीपीएससी ने कई बार पूछा है। तो यह बचाया था बत्तख मियां ने, यह याद रखिएगा। बात करें चंपारण सत्याग्रह का बात करें तो यह कब हुआ था भैया, 1917 ईस्वी में। अच्छा, गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था। कहां पर भैया, चंपारण, बिहार में। अच्छा, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, तो आप लोग बताना राजकुमार शुक्ल जी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से बिहार के नील मजदूरों की दशा से उनको गांधी जी को अवगत करवाया और गांधी जी बिहार पहुंचे थे। याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा देखिए क्या है। अगला हमारा है पूरा का पूरा चंपारण सत्याग्रह। आइए हम लोग एक बार इसका ऑपरेशन करते हैं। तो ये कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह, तो आप लोग बताना 1917 ईस्वी में। अच्छा, गांधी जी के साथ कौन कौन आए, गांधी जी के साथ कौन कौन आए थे, तो आप लोग बताना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, महादेव देसाई आए थे, और कौन आए थे, तो आप लोग बताना जेबी कृपलानी आए थे। ये सभी लोग गांधी जी के साथ में बिहार चंपारण आए थे। परीक्षा में प्रश्न पूछता है गांधी जी का जान किसने बचाया था, तो बत्तख मियां ने गांधी जी का जान बचाया था। गांधी जी को बिहार आने का आमंत्रण किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अच्छा, ये चंपारण का जो सत्याग्रह था ये किससे संबंधित था, तो आप बताना यह नील की खेती से संबंधित था। आपसे पूछे कि यह जो चंपारण सत्याग्रह है यह किससे संबंधित था, तो आप कहना कि नील की खेती से संबंधित था। अंग्रेज 3 कट्ठा मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील का खेती जबरन किसानों से करवाते थे और इस प्रथा को कहते थे 3 कठिया
प्रणाली, तीन कठिया प्रणाली। देखिए इस डाटा को याद रखिएगा, यह डाटा भी बीपीएससी के परीक्षा ने पूछा है, तीन कठिया प्रणाली। और जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो अंग्रेजों को इनके सामने झुकना पड़ा और अंग्रेजों को तीन कठिया प्रणाली समाप्त करना पड़ा। और गांधी जी का यह भारत में पहला जीत था और इनकी इस जीत से खुश होकर के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी, बदले में इन्होंने उन्हें गुरुदेव कहना प्रारंभ कर दिया। तो यह देखिएगा, रिवीजन करिएगा बार बार, यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है। हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।